हेलो गाइस, राधे राधे। आज की इस वीडियो पर हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स ऑफ द डीएनए है और आरएनए है जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर्स में डिस्कस हुआ है, उसको ही हम लोग जस्ट एक ग्रो थ्रू करेंगे। इसका ज़्यादा डिटेल आप क्लास 12 में, इसका पूरा जब चैप्टर रहता है तब आप क्या कर सकते हो, जान सकते हो। लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो है इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड्स के बने हुए रहते हैं। इसीलिए इसका बेसिक नॉलेज आपको लेना ज़रूरी है। इसका हायर नॉलेज हम लोग क्लास 12 में डिस्कस कर लेंगे। दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीसेक्राइड्स। इसका ये मतलब होता है कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। मतलब क्या होता है कि एक ही न्यूक्लियोटाइड नहीं होता। न्यूक्लियोटाइड मैंने बताया था जहाँ पे फॉस्फेट प्रेजेंट रहेगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट रहेगा इन केस ऑफ डीएनए, एंड राइबोस शुगर प्रेजेंट रहेगा इन केस ऑफ आरएनए, प्लस नाइट्रोजनस बेसिस जो कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। ये तीनों चीज़ें अगर प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में तो उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, साइड नहीं टाइड। और सिर्फ और शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट रहते हैं तो उस चीज़ों को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। और अब जो ये क्या रहता है, ये कॉम्बिनेशन रहता है पॉलीपेप्टाइड्स का। मतलब जिससे अमीनो एसिड्स लिंक रहते हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है ना। और पॉलीसेक्राइड्स के जो कि क्या होता है, मल्टीपल शुगर्स के जो बॉन्ड होते हैं जिसको हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि उसके कारण भी ये दोनों चीज़ों से मिल करके ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। सो न्यूक्लिक एसिड जो रहता है बेस्ड ऑन द पेंटोज शुगर, आरएनए एंड डीएनए दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पेंटोज शुगर के हिसाब से, पेंटोज मतलब जिसमें सिर्फ 5 कार्बन रहता है, उसके हिसाब से ये दो तरीके के होते हैं। दैट इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। ठीक है। यही शुगर जो रहता है वो आरएनए में यूज़ करता है। अगर यहाँ पे इसके फर्स्ट कार्बन में नाइट्रोजनस बेस्ड और यहाँ पे ये 5th वाले कार्बन पे क्या जुड़ जाता है मैम, दैट इज फॉस्फेट जुड़ जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बेसिकली यहाँ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है। बट मैं फॉस्फेट डिनोट कर रही हूँ, जब ज़्यादा इंटायर स्ट्रक्चर पर हम लोग पढ़ेंगे उस पर डिस्कस कर लेंगे। द बायोमॉलिक्यूल्स में ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। तो यही शुगर के कारण ही क्या होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, यही बेस होता है। इसको हम लोग राइबोस शुगर कहते हैं जिसको हम लोग आरएनए में यूज़ करते हैं। और आरएनए जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब रिएक्टिव क्यों होता है वो भी मैं बता दूँ। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है इसके कारण क्या होता है, इसका रिएक्टिविटी इंक्रीज़ कर देता है। ये जो OH रहता है ये प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है कि इसका रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि क्या होता है डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बेसिकली ये नीट में पूछेगा नहीं, लेकिन आपको नॉलेज रखना ज़रूरी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा, जिसके कारण इसमें स्टेबिलिटी आती है, जिसके कारण ये आरएनए से कम स्टेबल होता है और इसको जेनेटिक मटेरियल टर्म किया जाता है, जिसको हम लोग डीऑक्सीराइबोस शुगर कहते हैं। ये जो डीऑक्सी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए उसको क्या किया जाता है, किसी भी चीज़ को अगर आप हटाते हो, फॉर एन एग्जांपल हम लोग हाइड्रोजन को हटा दिए, कार्बन को हटा दिए, तो उसको डी कार्बोनाइजेशन कह सकते हैं। और हाइड्रोजन के एलिमिनेशन को हम लोग बहुत सारी चीज़ों से डिनोट करते हैं। डिहाइड्रेशन अगर वाटर का रिमूवल करते हैं तो वो जो रहता है कि डीएनए जो रहते हैं जब टर्म किया जाता है वो जस्ट प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर के कारण ही उसको हम लोग डीएनए टर्म करते हैं। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल किस लिए होता है ये भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज़ ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, उससे पहले मैं बता दूं, जो भी नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहता है वो एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, साथ ही साथ गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही जो एडेनिन रहता है वो जब जुड़ेगा यूरासिल से इन केस ऑफ द आरएनए, दैट इज़ डबल बॉन्ड से ही जुड़ेगा इन केस ऑफ आरएनए। तो ये जो यूरासिल और थाइमीन रहता है ये डिफरेंस रहता है किस किस में, दैट इज़ इन दी डीएनए एंड द आरएनए। तो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसमें आप देख सकते हो कि एक टर्न में जो रहता है वो एक टर्न में, सिर्फ एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स रहते हैं।
एक टर्न में सिर्फ 10 ही रहते हैं न्यूक्लियोटाइड पेयर्स। ये एक न्यूक्लियोटाइड पेयर हुआ, ये 2 न्यूक्लियोटाइड पेयर हुआ, ये 3, इस तरीके से क्या होता है 10 ही रहते हैं जो कि एक टर्न में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट इज, अब इनका लोकेशंस याद रखो, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नंबरिंग में कंफ्यूज हो सकते हो। एक न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर से, मतलब एक बेस पेयर से और एक बेस पेयर में जो क्या होता है डिस्टेंस प्रेजेंट रहता है वो ये होता है, दैट इज़ 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर। और अगर उसी को हम लोग 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर्स में अगर ला देते हैं डिस्टेंसेस को, दैट इज़ 34 एंगस्ट्रॉम एंड 3.4 नैनोमीटर। ये चीज़ें याद रखनी है। इनका डायमीटर क्या होता है, जो ये होते हैं हेलिक्स होते हैं इस तरीके का टर्न आता है, उस हेलिक्स का डायमीटर जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम या फिर 2 नैनोमीटर का होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दो बेस पेयर्स जो रहते हैं वो हमेशा 30 डिग्री के टर्न में रहते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ, एक दूसरा वाला के साथ 36 डिग्री में टर्न रहता है, क्योंकि बेसिकली ये इसलिए रहता है क्योंकि वो स्टेबिलिटी प्रदान हो सके उस डीएनए के स्ट्रक्चर को, हेलिकल स्ट्रक्चर को। अब ये जो होता है कि स्टेबिलिटी तो हो गई, लेकिन अगर हम लोग इसको देखेंगे कि एक टर्न में अगर हम लोग उसको लेकर के आते हैं इंटू 10 करते हैं उस एंगल को, तो वो 360 डिग्री हो जाता है, विच इज़ अ कंप्लीट एंगल ऑफ अ सर्कल। तो वो जो रहता है कि ये हाफ इस तरीके से एक सर्कल का पूरा एंगल कंप्लीट कर देता है। नेक्स्ट इज डीएनए। डीएनए का जनरल इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगी। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड उसको टर्म किया जाता है, उसको डीऑक्सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो राइबो शुगर प्रेजेंट होता है, पेंटोज शुगर जो प्रेजेंट रहता है, उसमें एक ऑक्सीजन नहीं रहता है सेकेंड वाले कार्बन में, जो कि उसको ज़्यादा स्टेबल बनाता है, मोर स्टेबल, सो इट्स जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो रहता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है, इसीलिए क्या रहता है कि एक जेनेटिक मटेरियल रहता है इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में। नेक्स्ट इज इट इज़ डबल स्टैंडर्ड। ये हमेशा डबल स्टैंडर्ड होते हैं, किन्हीं किन्हीं में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होता। पहले ही मैं क्लियर कर दूँ, डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड ही रहता है। आरएनए जो रहता है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा, ऐसा मत लिख करके अगर टिक भी करने का रहेगा कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, तो उसको बिल्कुल भी मत टिक कीजिएगा, हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। नेक्स्ट इज आरएनए। आरएनए जो होता है उसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ये इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है उसके सेकेंड वाले कार्बन में, जो कि उसको क्या करता है, लेस स्टेबल बनाता है। ये जेनेटिक मटेरियल्स है जिनमें स्टेबिलिटी कम रहती है। फॉर एन एग्जांपल वायरसेस में रहता है एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी रहता है। वायरसेस में, टोबैको वायरस में जो रहता है ये प्रेजेंट रहता है आरएनए, और जो भी वायरसेस में अगर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है तो उसको हम लोग रेट्रो वायरस कहते हैं। और जो आरएनए होता है वो मोस्ट प्रिमिटिव होता है, मतलब ये सबसे पहली बार खोज किया गया था, डीएनए से भी पहले खोज किया जा चुका है इस जेनेटिक मटेरियल का, लेकिन बाद में डीएनए की खोज हुई है, जो कि स्टेबिलिटी प्रदान होने के कारण ही वो हर एक ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। जो भी अनस्टेबल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, फॉर एन एग्जांपल वायरसेस जो कि मल्टीपल टाइम डिवाइड करते हैं, उनमें आरएनए पाए जाता है। ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, बट बहुत सारे केसेस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है। सो दिस इज ऑल फॉर द न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ जस्ट द बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। हम लोग आगे चलते चलते और भी पढ़ते चलेंगे, उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक टॉपिक था तो वो मैंने बता दिया। थैंक यू।